हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित नेट जीआरएफ से लगभग जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं परीक्षाओं को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं, जो वेरी मोस्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से 2021 में होने वाले टीजीटी पीजीटी आर्ट के। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो किस काल में आंतरिक एवं बाह्य पहला प्रश्न है, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? तो चार ऑप्शन है, आधुनिक काल में, रोमांस काल में, बाइजेंटाइन काल में, गोथिक काल में। तो किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था? तो देखिए, आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर देते चलिए और अपना देखिए कि किस तरह से आपकी तैयारी है। प्रश्नों का उत्तर नोट करते हुए चलिए। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी, गोथिक कला में। किस कला में साथियों? गोथिक कला में ना। आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किस कला में किया गया था? गोथिक काल में। किस काल में किया गया था? गोथिक काल में। तो गोथिक काल में थोड़ा हम चर्चा करेंगे साथियों कि गोथिक काल में जो आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था, इसमें भवन प्रायः लंबे और पतले खंभों पर, यहाँ जो मकान बने हैं वो प्राय लंबे और पतले खंभों पर बनाए गए हैं तथा नुकीले और मेहराबों से बने होते थे। उसमें क्या होता था, भवन जो होते थे पतले लंबे खंभे पर होते थे, उसमें नुकीले और मेहराबी भवन भी होते थे, खंभे भी होते थे। और जो खंभे लगे होते थे साथियों, उन पर क्या होते थे, मूर्तियाँ उत्कीर्ण की होती थी। उन पर खंभों पर कुछ मूर्तियाँ भी बनी हुई मिली हुई हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो गोथिक में, रोमांस में, रोमन में या यूनान में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों देखिए, आप बताइए किस युग में हुआ था नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों गोथिक में, क्योंकि अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि गोथिक कला में नुकीले मेहराब वाले भवन भी मिले हुए हैं, जो पतले लंबे खंभों पर हैं और खंभों पर क्या है, मूर्तियां भी उत्कीर्ण की हुई मिली। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गोथिक कला में। तो नुकीले मेहराब साथियों कहाँ मिले हैं? नुकीले मेहराब वाले भवन ये गोथिक कला से मिले हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? तो कह रहा है गोथिक शैली का जो स्थापत्य है उसका जन्म कहाँ से या किससे हुआ है? तो नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमेंस गिरजा से या रीम्स गिरजा से? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो देखिए बताइए कहाँ से हुआ था गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म। तो राइट साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बताइए आप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट डेनिस गिरजा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? गोथिक शैली का जो स्थापत्य का जन्म हुआ वो सेंट डेनिस गिरजा से हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। गोथिक शैली का जो स्थापत्य का आरंभ है साथियों 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में पेरिस में। कहाँ हुआ था साथियों? 12वीं शताब्दी में पेरिस के बाहर निर्मित सेंट डोनिस नाम का एक चर्च था, उसी में हुआ था 12वीं शताब्दी में गोथिक कला का जन्म। तो आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रांकन किया है? ना कह रहे गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रांकन किया है? तो किस रंग में कह रहा है साथियों? इंद्रधनुषी रंगों में ना, इंद्रधनुषी रंगों में चित्रांकन किया है। तो क्या हो जाएगा? जॉन फ्यूसिल ना, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविड एंजर्स? तो कौन सा होगा इसमें से, आप देखिए बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ मोलिन्स। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया था? तो वो चित्रकार था मास्टर ऑफ मोलिन्स था। तो राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। ये गोथिक कला में जो मास्टर ऑफ मोलिन्स था ये इंद्रधनुषी रंगों में ही चित्रण किया था, चित्रण कार्य ना। यहाँ से थोड़ा और चर्चा करते हैं। रस्किन के मतानुसार पोल द लिम्बर्ग प्रथम चित्रकार था जिसने सूर्य को आकाश में ठीक तरह से स्थान दिया था ना।
किंग रेने कलाकार था, इसी गोथिक कला से संबंधित था, जो जलती हुई झाड़ी के मध्य कुमारी तथा शिशु का भी चित्र बनाया था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। सब वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, ये सब कंपटीशन में पूछे गए और लगभग लोग ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट से। तो देखिए पीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की ना? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो राजपूत, मुगल, पाल वंश या मौर्य वंश। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ना कौन सा कह रहा है कि लघु चित्रों की, किस चित्रों की बात कर रहा है? लघु चित्रों की शुरुआत की हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों पाल वंश से। कहाँ से हुआ था साथियों? पाल वंश से। भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो पाल वंश से हुई थी। पाल वंश शासकों ने ही लघु चित्रों को बनाना शुरू किया था, जो ताल पत्रों पर बनते थे। बाद में यही चित्र क्या हुए? कागज पर साथियों बनना शुरू हो गए थे। इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्राश्रय दिया था। पाल शैली को जहांगीर व शाहजहां ने भी प्राश्रय भरपूर दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी ना? किस माध्यम पर बनी? तो ये प्रश्न है जो साथियों, ये प्रश्न है आपका पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो किस माध्यम पर बनी ना? कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर? तो किस पे बनी थी भारत में सचित्र पुस्तकें ना? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? देखिए आप बताइए ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा? ताल पत्रों पर बनी थी ना। सचित्र पुस्तकें जो सबसे पहले बनना शुरू थे ताल पत्रों पर बनना शुरू हुई थी। अगले प्रश्न के साथियों चलते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ ना? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ किस शैली से? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या राजपूत शैली से? तो किस शैली से हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों देखिए आप बताइए किस समय हुआ था? तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाल शैली से। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था साथियों पाल शैली से हुआ था। पाल शैली में थोड़ा चर्चा करेंगे या समझेंगे हम पाल शैली से के विषय में। तो पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्र शैली है। क्या है साथियों? पाल शैली जो है एक प्रमुख भारतीय चित्र शैली है। यह प्रश्न देखिए पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पाल शैली से होता है। तो पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्र शैली है जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों द्वारा, जैसे धर्मपाल और देवपाल के द्वारा पनपी थी या फैली थी। पाल शैली थी न, पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। पाल शैली की जो विषय वस्तु साथी है बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। तो टीजीटी परीक्षा 1999 में प्रश्न पूछा गया था, हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर या बौद्ध धर्म पर? तो किस पर ये आधारित है? पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो देखिए बताइए किस पर आधारित थी है पांडुलिपि? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म पर आधारित थी। किस पर थी? पांडुलिपि जो थी भैया ये पाल युगीन जो पांडुलिपि थी ये बौद्ध धर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी साथियों? बौद्ध धर्म पर आधारित थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर या दीवार पर? किस पर बनाए गए हैं? तो पाल पोथी के जो चित्र हैं साथी है ताल पत्रों पर बनाए गए। किस पर बनाए गए साथी? ताल पत्रों पर बनाए गए हैं। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के द्वारा किया गया था। किसके साथियों द्वारा? पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में हुआ था। जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार, बिहार को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? मुंगेर भी कहा जाता है। तो जिसका क्षेत्र था बंगाल, बिहार था ना। और यहाँ पे सेन वंश के राजाओं के समय में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गई थी यहाँ से। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करा था? कह रहा है कि पोथी चित्रों का निर्माण कौन सा राजवंश की बात करा है कि पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो पाल वंश, गुप्त वंश, जैन वंश या हिंदू वंश?
ना, तो कौन से राजवंश ने पोथी चित्रों का निर्माण करा था? इसमें जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पाल वंश। पोथी चित्रों का निर्माण पाल वंश के राजाओं ने कराए थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र में, घाघरा में, कावेरी में या कृष्णा में? तो कहाँ? सित्तनवासल गुफा के जो मंडप है किस नदी के तट पर बने हुए हैं ना? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए साथियों कहाँ पर ये बने हुए हैं, सित्तनवासल। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। सित्तनवासल जो गुफा मंडप है या गुफा है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सित्तनवासल गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कहाँ है साथियों? इसमें हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये जो सित्तनवासल गुफा है ये तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह बर्मन द्वारा करवाया गया था ना। सित्तनवासल जो गुफा मंडप है इसका निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह बर्मन द्वारा कराया गया था। यहाँ से अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल गुफा से साथियों मिला है। किसका चित्र मिला साथियों? अर्धनारीश्वर का। ये ध्यान देने वाली बात है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। सित्तनवासल की गुफा न किस धर्म से संबंधित है? कह रहा है कि सित्तनवासल जो गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो किस धर्म से ये सित्तनवासल गुफा संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा जो है साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से साथियों? जैन धर्म से संबंधित है सित्तनवासल गुफा। सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ एक जैन मंदिर भी मिला है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है ना। कहा जा रहा है कि सित्तनवासल गुफा क्या है? एक जैन मंदिर है। यहाँ एक जैन मंदिर मिला है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। सित्तनवासल सित तन धन विलय तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ होता है महान संतों का निवास। यानी कि सित्तनवासल का जो अर्थ होता है क्या है? महान संतों का निवास स्थान। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री ध्रुवील को जाता है। किसको जाता है? ध्रुवली को जाता है ना। सित्तनवासल जो भित्ति चित्र इसका जो खोज किए थे वो फ्रांसिस के थे ना, फ्रांसीसी थे जिनका नाम था प्रोफेसर ध्रुवली। प्रसिद्ध कलाविद। हेलो साथियों, अगला प्रश्न है सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है साथियों? तो ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो ध्यान देने वाली प्रश्न है कि सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ जाएगा? तमिलनाडु। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। गीत गोविंद और कल्पसूत्र न गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित रचना थी? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की रचना थे? तो चारों ऑप्शन है आपके बीच में। यह टीजीटी परीक्षा टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म से। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है साथियों। एक जो गीत गोविंद है जयदेव की काव्य रचना है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण के रासलीला तथा राधा विषाद वर्णन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने वर्ष 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम में भी प्राप्त की जिसमें जैन शैली अथवा ब्रह्म शैली के चित्र दिखाई देते हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कह रहा है कि कल्पसूत्र ग्रंथों के जो चित्रण हैं किस शैली में हुए हैं? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में या जैन शैली या पहाड़ी शैली में? तो किस शैली में हुए हैं कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण?
तो इसमें से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, जैन शैली। क्या हो जाएगा साथियों, जैन शैली में हुआ था। कल्पसूत्र ग्रंथों की जो चित्रण हुआ था ये जैन शैली में हुआ था। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ जो है तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, आदिनाथ के जीवन चरित्र से वर्णित है। इसमें भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र के जो यहाँ पे हैं ये भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र की दूसरी प्रति रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई में तथा तीसरी इसकी जो प्रति है लीमड़ी के सेठ आनंद जी की कल्याण जी के पास, जिसका लिपिकाल 1415 ईस्वी बताया गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। कल्पसूत्र की जो तीसरी प्रति है 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह साकी के शासनकाल में चित्रित की गई थी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कह रहा है कि कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, अयोध्या की, जौनपुर की, गुजरात की या इनमें से सभी की? तो कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति है किस जगह की है? पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो इसमें अयोध्या, जौनपुर, गुजरात इनमें से सभी है। तो कौन सा आपका राइट आंसर है साथियों? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी साथियों। क्या हो जाएगा, बी। कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति मिली है जौनपुर से मिली है। कहाँ से मिली साथियों? हमें जौनपुर से मिली है। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? न तो जैन चित्र कागज पर कब बने? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में। जैन चित्र जो कागज पर बने थे वो 13वीं शताब्दी में बने थे। कब बने थे साथियों? 13वीं शताब्दी में। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी में बने। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहा था। जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार प्राप्त हुए हैं। इस भंडार में लगभग 400 से अधिक तालकीय ग्रंथ, लगभग 2300 हस्तलिखित कागज के ग्रंथ चित्र पट्टिकाओं पर चित्रित मिले हुए हैं साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। कह रहा है कि वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे कौन थे? साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ या श्रृंगधर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएंगे, 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के जो चितेरे थे शाहबदीन थे। कौन थे साथियों? शाहबदीन थे। न इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। गीत गोविंद 1629 में सूरसागर इतिहास से संबंध कथनकों के चित्र रसिक प्रिया, बिहारी सस्सई से संबंधित चित्र, नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण 1648 साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किए गए थे। कह रहा है कि इसमें से सूरसागर, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बिहारी सस्सई, नायक नायिका भेद, भागवत पुराण, ये सब चित्रों को किसने बनाया था? व्यक्ति चित्रों को साहबदीन ने। तो कैसा चित्र थे? सब व्यक्ति चित्र थे। तो इसको साहबदीन कलाकार 1648 में बनाया था, चित्रित है। मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला 1628 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी रखा गया है। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित की गई थी। अगले प्रश्न पर साथियों इससे जो मोस्ट टिप्पणी थी, जो बातें थे हमने आपको बताए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय? टीजीटी परीक्षा 2003 पूछा गया। जैन शैली, बौद्ध शैली? न अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार? तो कौन सा है इसमें से? तो जैन चित्रकला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? ए। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार में से चारों में से क्या हो जाएगा? अभ्रंश शैली के चित्रों का मुख्य विषय हो जाएगा जैन। क्या हो जाएगा साथियों? जैन। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा न। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है?
कह रहा है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अपभ्रंश शैली में या मुगल शैली में? टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अपभ्रंश शैली में। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों को जो अलंकरण किया गया है किस शैली में किया गया है? अपभ्रंश शैली में साथियों किया गया है ना। अपभ्रंश शैली में थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ पे। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के खिलौने बने हों ना। बताया जा रहा है कि इसमें अपभ्रंश शैली में ऐसे पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है कपड़े पर जैसे कि वो कपड़े के खिलौने हों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली में निर्मित की गई थी? कह रहा है सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें किस शैली से निर्मित की गई है? पाल शैली से, राजपूत शैली से, जैन शैली से, किसी भी शैली में नहीं न। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा जैन शैली में। क्या हो जाएगा? जैन शैली। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैन शैली में। खिलौनों की तरफ पशु पक्षियों का जो अंकन हुआ था साथियों अपभ्रंश शैली में ही हुआ था न। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या राजस्थानी? तो परली आंख की जो विशेषता साथियों ये किस शैली की है? तो परली आंख की जो विशेषता है साथियों ये अपभ्रंश शैली की विशेषता किस शैली की है? अपभ्रंश। परली आंख जो बने थे अपभ्रंश शैली में चित्र बने थे। परली आंख अपभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है न। इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया जाता था। अपभ्रंश शैली में पूरा चित्र न होने के बाद एक ही आंख को ही क्या करता था? पूरे रूप में चित्रित कर दिया जाता था। इस शैली के प्रसिद्धतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निशीथ चूड़ी पुस्तक में इसको देखने को मिलता है, जो 1100 ईस्वी में इसको चित्रित किया गया था। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो किस काल की हैं उदयगिरी की गुफाएं न। तो इस प्रश्न में जो साथियों उत्तर होगा उदयगिरी वाले में, इस प्रश्न का जो उदयगिरी की खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो इसमें जो राइट उत्तर होगा है आपका शुंग काल में। उदयगिरी की गुफाएं बनी थी साथियों शुंग काल में। टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों न। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को काटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए इसे किसने बनवाया था? खारबेल के जो राजा थे शुंग काल के समकालीन जो खारबेल राजा थे शासक, उन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर इसे जैन भिक्षुओं के आवास के लिए बनवाया था न। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख भी है। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कह रहा है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हुए हैं न। तो बसंत विलास में, चित्रकल्पद्रुम में, कलाकाचार्य में न। अगला क्या है पॉइंट? अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों बताइए क्या होगा? जैन धर्म का अनेक तीर्थंकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चित्रकल्पद्रुम में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में? तो चित्रकल्पद्रुम में साथियों चित्रित किए हुए मिले हैं। अगला है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे न। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, कहाँ से संबंधित थे? ये जो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डाले हैं तारानाथ, कौन है भैया? तारानाथ। ये कहाँ के थे? चीनी के, तिब्बती, कश्मीर या पाकिस्तान? तो ये जो थे तारानाथ ये तिब्बत के थे। कहाँ के थे भैया? तिब्बत में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा साथियों आज का 25 मोस्ट प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दृष्टि से अनिवार्य है और ये
हर परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। तो इसलिए इन क्वेश्चनों का आने का उम्मीद है परीक्षा में 2021 में। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों की तैयारी सके। लाइक सब्सक्राइब करेंगे साथियों तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए साथियों अधिक से अधिक लोगों में जो टीजीटी पीटीटी आर्ट की तैयारी छात्र कर रहे हैं। तो थैंक यू साथियों, जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।